आर्टिकल 142 एक ऐसा प्रोविजन है जिसको कभी जुडिशरी का न्यूक्लियर मिसाइल कहा गया था। मतलब एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर जो सिर्फ तब यूज होगी जब बाकी सब लीगल रास्ते फेल हो जाए। और अब सुप्रीम कोर्ट ने उसी आर्टिकल 142 का इस्तेमाल करते हुए कुछ डिवोर्स मैटर्स में फैसले सुनाए हैं, जिसमें से रिसेंट एक 15 साल पुराने मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट को खत्म करने का ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। और तो और जिसमें रुपीस 1.25 करोड़ की एलिमनी की बात उठी है। पर सवाल ये है कि क्या न्यूक्लियर मिसाइल का यूज ऐसे डिवोर्स मैटर्स में करना ठीक है या ये एक जुडिशियल ओवररीच लगता है। आज हम बात इसी पर डिटेल में करेंगे। तो सबसे पहले इस केस का बैकग्राउंड समझ लेते हैं। अब केस का सफर शुरू होता है 2009 में, जब एक कपल की शादी होती है। शादी के तुरंत बाद दोनों यूएस शिफ्ट हो जाते हैं क्योंकि हस्बैंड वहां जॉब कर रहा था। एक साल बाद 2010 में उनका एक बेटा होता है, लेकिन शादी में खुशियां ज्यादा दिन नहीं टिकती। मैरिटल डिफरेंसेस शुरू हो जाते हैं और 2012 तक हस्बैंड ने फैमिली कोर्ट में डिवोर्स पिटिशन फाइल कर दिया। ग्राउंड्स थे क्रूअल्टी एंड अडल्ट्री। 2016 में फैमिली कोर्ट का जजमेंट आया। कोर्ट कहता है कि क्रूअल्टी प्रूव होती है, लेकिन अडल्ट्री का एलिगेशन एविडेंस के बिना टिकता नहीं, इसलिए डिवोर्स ग्रांट हो जाता है। क्रूअल्टी के बेसिस पे अडल्ट्री रिजेक्ट हो जाती है, लेकिन वाइफ इसे एक्सेप्ट नहीं करती। वो अपील ले जाती है मद्रास हाईकोर्ट। 2018 में हाईकोर्ट का एक इम्पोर्टेंट ऑब्जर्वेशन आता है। हाईकोर्ट कहती है कि जो अलेज्ड क्रूअल्टी थी वो वाइफ से लिंक ही नहीं होती, बल्कि उसके फादर के रिमार्क्स को वाइफ के खिलाफ यूज किया गया था। इस वजह से हाईकोर्ट डिवोर्स डिक्री को रिवर्स कर देती है और यहीं से कहानी और कॉम्प्लेक्स हो जाती है, क्योंकि तब तक हस्बैंड 2017 में दूसरी शादी कर चुका था, जबकि केस अभी भी पेंडिंग था। मतलब एक और लीगल कॉम्प्लिकेशन। अब हस्बैंड फिर सुप्रीम कोर्ट आता है 2018 में और सुप्रीम कोर्ट मैटर को मीडिएशन के लिए भेजती है, लेकिन वो भी फेल। तब हस्बैंड एक ही आर्गुमेंट लेकर आता है कि इस केस को आर्टिकल 142 के अंदर डिसाइड किया जाए और इस मैरिज को डिसॉल्व कर दे। अब सुप्रीम कोर्ट का बेंच, जिसमें जस्टिसेस विक्रम नाथ एंड संदीप मेहता बैठे थे, एक बहुत क्लियर ऑब्जर्वेशन देते हैं। उन्होंने कहा कि देयर इज नो वेस्टिज ऑफ मैट्रिमोनियल रिलेशनशिप बिटवीन देम। इन दीज सर्कमस्टेंसेस वी सी नो पर्पस इन कंटिन्यूइंग द लीगल रिलेशनशिप। द मैरिज हैज इररिट्रीवेबली ब्रोकन डाउन। अब ये लाइन बहुत क्रूशियल है, क्योंकि इररिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज इंडियन डिवोर्स लॉ में एक स्टैट्यूटरी ग्राउंड ही नहीं है। जी हाँ, आपने सही सुना। हिंदू मैरिज एक्ट में जो ग्राउंड्स दिए गए हैं, जैसे क्रूअल्टी, अडल्ट्री, डिजर्शन एक्सेट्रा, उनमें ये ग्राउंड शामिल नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 142 का यूज करके इस ग्राउंड पर डिवोर्स ग्रांट कर सकती है। यानी सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कॉन्स्टिट्यूशनल पावर का यूज किया। अब बात करते हैं एलिमनी की। कोर्ट ने देखा कि हस्बैंड ने सालों तक वाइफ और बच्चे के प्रॉपर फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं दिए हैं, इसलिए कोर्ट ने एक वन टाइम परमानेंट एलिमनी डिसाइड की, रुपीस 1.25 करोड़ की। पेमेंट का मैकेनिज्म भी क्लियरली फिक्स हो गया, रुपीस 25 लाख ईच इन 5 क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट्स। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 15 सितंबर 2025 एंड फाइनल इंस्टॉलमेंट 15 सितंबर 2026। और सबसे इंटरेस्टिंग कंडीशन ये रखी गई कि अगर हस्बैंड एक भी इंस्टॉलमेंट डिफॉल्ट करता है तो डिवोर्स ऑर्डर तुरंत रिकॉल हो जाएगा और जो पैसे दिए गए हैं वो भी फॉरफिट हो जाएंगे। मतलब हस्बैंड के लिए एक तरह से स्ट्रिक्ट अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म क्रिएट कर दिया गया। ये तो हुआ पहला मैटर। और इसी के साथ रिसेंटली एक और डिवोर्स केस सुप्रीम कोर्ट के सामने आया था, जो एक अलग डायमेंशन दिखाता। इस केस में वाइफ ने डिमांड की थी 12 करोड़ रुपए की और एक मुंबई फ्लैट की। सुप्रीम कोर्ट ने इस डिमांड को एक्सेसिव बोला। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवई ने खुद रिमार्क किया कि यू आर एन MBA एंड हैव वर्कड इन द IT सेक्टर। यू आर एम्प्लॉयबल इन प्लेसेस लाइक बेंगलुरु एंड हैदराबाद। व्हाई नॉट वर्क? और उन्होंने ये भी ऐड किया कि दोज हु आर एजुकेटेड एंड केपेबल शुड नॉट चूज अनएम्प्लॉयमेंट बाय चॉइस एंड देन क्लेम एग्जैजरेटेड मेंटेनेंस। यानी एक तरफ कोर्ट इंश्योर कर रही है कि जहां जेन्युइन नेग्लेक्ट है वहां फेयर एलिमनी मिले, और दूसरी तरफ अनरीजनेबल डिमांड्स पर रोक भी लगाई जा रही है। ये दोनों जजमेंट्स मिलके एक ब्रॉडर प्रिंसिपल एस्टैब्लिश करते हैं कि एलिमनी एंटाइटलमेंट है पर एक्सप्लॉयटेटिव नहीं हो सकती। अब यहाँ से सबसे बड़ा क्वेश्चन उठता है, आर्टिकल 142 को न्यूक्लियर मिसाइल कहा गया था, तो क्या मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स जैसे रोजमर्रा के इशू में न्यूक्लियर मिसाइल यूज करना ठीक है? तो थोड़ा हिस्ट्री देखते हैं। अब 2014 में दो पार्टीज ने सुप्रीम कोर्ट अप्रोच किया था। उनकी शादी इरिट्रीवेबली ब्रेकडाउन हो गई थी और वो डिवोर्स चाहते थे। नॉर्मली ऐसे केसेस सेक्शन 13B ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर फैमिली कोर्ट में जाते हैं, लेकिन पार्टीज डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट आ गई थी और उन्होंने कहा कि उन्होंने सेटलमेंट कर लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 142 यूज करके उन्हें डिवोर्स ग्रांट कर दिया, लेकिन साथ ही एक बड़ा क्वेश्चन रेज किया कि क्या आर्टिकल 142 डिवोर्स मैटर्स में रेगुलरली यूज हो सकता है। फिर 2023 में कॉन्स्टिट्यूशन बेंच लेड बाय जस्टिस संजय किशन कौल, जिसमें जस्टिस संजीव खन्ना, विक्रम नाथ, AS ओक एंड JK महेश्वरी भी शामिल थे, ने क्लियर कर दिया कि हाँ, सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है कि वो इरिट्रीवेबल ब्रेकडाउन के बेसिस पे मैरिज डिसॉल्व कर सकती है।
चाहे दोनों पार्टीज की कंसेंट हो या ना हो और चाहे लोअर कोर्ट्स ने ऐसा ऑर्डर पास ना किया हो। केस आगे जाकर एक लैंडमार्क जजमेंट बन गया विद टाइटल शिल्पा शैलेश वर्सेस वरुण श्रीनिवासन। अब सुप्रीम कोर्ट बेंच ने यहाँ पे कहा था कि द एक्सक्लूसिव पावर ग्रांटेड टू द सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 142 इज टू अपहोल्ड जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कॉन्शियंस। ये एक यूनिक प्रोविजन है जो सुप्रीम कोर्ट को अलाउ करता है कि वो किसी भी कॉज और मैटर में कंप्लीट जस्टिस कर सकते। मतलब सुप्रीम कोर्ट जरूरत पड़ने पर प्रोसीजरल और सब्सटेंटिव लॉ के बाउंड्स को भी क्रॉस कर सकती है टू अचीव द एंड्स ऑफ जस्टिस। लेकिन साथ ही बेंच ने कॉशन भी दिया था कि सच एक्सरसाइज इज एक्सपेक्टेड टू बी कैरिड आउट विद ड्यू रिस्ट्रेंट। यानी आर्टिकल 142 अनलिमिटेड नहीं है, इसका इस्तेमाल रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ होना चाहिए। कोर्ट ने फर्दर क्लैरिफाई किया कि पावर्स अंडर आर्टिकल 142 तभी वैलिड है जब वो फंडामेंटल, जनरल एंड स्पेसिफिक प्रिंसिपल्स को प्रोटेक्ट करे। जनरल कंडीशंस का मतलब है बेसिक फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, फंडामेंटल राइट्स, सेक्युलरिज्म, फेडरलिज्म एक्सेट्रा। और स्पेसिफिक प्रिंसिपल्स का मतलब है वही जो एक स्टैट्यूट के थ्रू पार्लियामेंट ने ले डाउन किए हो। अब इस जजमेंट के बाद आर्टिकल 142 को एक फॉर्मल रिकॉग्निशन मिल गया मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स में। लेकिन अभी भी क्रिटिक्स का कहना है कि ये एक तरह का जुडिशियल लॉ मेकिंग है। पार्लियामेंट ने कभी इरिट्रीवेबल ब्रेकडाउन को ग्राउंड ऑफ डिवोर्स नहीं बनाया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट अपने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर से इसे एक रेगुलर ग्राउंड बना रही है। सपोर्टर्स का कहना है कि आर्टिकल 142 का यूज कपल्स को एंडलेस लिटिगेशन और अननेसेसरी सफरिंग से बचाता है। तो सोचिए, 15 साल का केस जिसमें हस्बैंड ने दूसरी शादी भी कर ली और फिर भी लीगल रिलेशनशिप ऑन पेपर कंटिन्यू करना, क्या ये जस्टिस है? यहाँ सुप्रीम कोर्ट का इंटरवेंशन एक क्लोजर प्रोवाइड करता है। क्रिटिक्स का कहना है कि न्यूक्लियर मिसाइल का मतलब है एक्स्ट्राऑर्डिनरी और रेयर यूज। अगर हर दूसरा मैट्रिमोनियल केस आर्टिकल 142 के अंदर डिसाइड होने लगा तो न्यूक्लियर मिसाइल एक रूटीन टूल बन जाएगा और ये पावर डाइल्यूट हो जाएगी। तो आज का सिनेरियो एक बैलेंस दिखाता है। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ने जेन्युइन जस्टिस डिलीवर किया, एक कपल को क्लोजर दिया, फाइनेंशियल सिक्योरिटी इंश्योर की। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने अनरीजनेबल डिमांड रिजेक्ट करके एक प्रिंसिपल भी सेट किया कि एजुकेटेड और केपेबल स्पाउसेस को अपना करियर परस्यू करना चाहिए, एलिमनी को मिसयूज नहीं करना चाहिए। पर सवाल ये बनता है कि क्या जुडिशरी को अपना खुद का डिवोर्स लॉ बनाना चाहिए आर्टिकल 142 के जरिए, या ये काम पार्लियामेंट का है? ये डिबेट ओपन है। पर क्लोजिंग थॉट ये है कि आर्टिकल 142 का असली रंग तब दिखाई देता है जब लॉ और जस्टिस के बीच एक गैप होता है, और इस केस में वही हुआ। लॉ कहता है कि इरिट्रीवेबल ब्रेकडाउन एक ग्राउंड नहीं है, पर जस्टिस डिमांड करता है कि एक मैरिज जो 15 साल से डेड है उसे फॉर्मली खत्म कर दिया जाए। तो व्यूअर्स, आप क्या सोचते हैं? क्या सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल 142 का यूज एक फेयर रिलीफ है, या फिर न्यूक्लियर मिसाइल को रोजमर्रा के केसेस में यूज करना डेंजरस प्रेसिडेंट सेट करेगा? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं, और तब तक के लिए कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।